नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग का टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी ने टाइटल और थंबनेल देख के अंदाजा लगा लिया होगा, आज की वीडियो में हम आपके सेमेस्टर 6 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस को शुरू करने वाले हैं। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एकेडमिक सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा ये पहला वीडियो रहेगा जहां पर हम आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पहले चैप्टर को वन शॉट के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप लोग इसके टाइटल की बात करते हैं, चैप्टर 1 के टाइटल की बात करते हैं, तो चैप्टर 1 का टाइटल है इंट्रोडक्शन टू द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। माने पहले चैप्टर के अंदर हमें बुनियादी तौर पे माय डियर फ्रेंड्स इस चीज को समझने की कोशिश करनी है, इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अपना मीनिंग क्या होता है, इसकी नीड्स क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एग्जैक्टली जरूरी क्यों है और बुनियादी तौर पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जरूरत क्यों पड़ी। इन शॉर्ट में आपको एक फाउंडेशन ले करनी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मीनिंग को लेकर के, ताकि आने वाले जो भी चैप्टर्स आप लोग पढ़े ना, वहां पर आपकी एक फाउंडेशन बन जाए और इनिशियल लेवल से ही आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो उम्मीद करता हूं आप सभी इस वन शॉट लेक्चर के दरमियान मेरे साथ इत्मीनान से आखिरी तक जरूर बने रहेंगे। और आखिरी में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा जिनको अगर आप लोग प्रिपेयर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर इस चैप्टर से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो उस पर्टिकुलर लिस्ट से बाहर आपको देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं अपने सेशन के अंदर और समझने की कोशिश करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस को। देखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मैं पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले काफी बच्चों का एक डाउट होगा जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल के ऊपर आए हैं, सर हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए किताब कौन सी खरीदनी है। देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हाल ही में 1-1.5 साल पहले ही इसको सेपरेट किया गया है, अलग से किया गया है। पहले ये आपका ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नाम से आपको पढ़ाया जाता था, जहां पर दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन और कल्मिनेशन आपको देखने को मिलता था और बहुत हद तक बच्चे पास भी हो जाते थे। ऑडिटिंग का मोटा मोटा पोर्शन करके थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट गवर्नेंस को पढ़ के ना बच्चे पास हो जाते थे। और वहां पे ऑडिटिंग को लेकर के स्टडी मटेरियल हमारे पास अच्छा खासा अवेलेबल है। लेकिन अगर आप लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं तो यहां पर लिमिटेड स्टडी मटेरियल है। तो कुछ 1-2 किताबें हैं जिनका नाम मैं आपको सजेस्ट कर देता हूं, जिनको अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं तो डेफिनेटली खरीद सकते हैं। बाकी अगर आप नोट्स की बात करते हैं तो हम अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर तमाम नोट्स को आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिसका बेस्ट जो आपका लिंक है, बेस्ट लिंक नहीं, जिस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग किताब खरीदना चाहते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की मैं बात कर रहा हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अरुणा झा और दूसरा नाम है अनुज भाटिया, इन दोनों ने मिलकर के एक किताब लिखा है। तो आपको याद रखना है, अगर आप लोग किताब खरीदना चाहते हैं तो अरुणा झा और प्लस में आपका कौन है, सेकंड नाम है आपका अनुज भाटिया, इन दोनों ने मिलकर माय डियर फ्रेंड्स एक किताब लिखा है। इस किताब को पब्लिश किया है टेक्समैन पब्लिकेशन ने। मैं दिखा भी देता हूं साथ साथ, ताकि आप लोग इसको देख करके ना परचेज कर सके। और बेस्ट बाइंग लिंक अगर अवेलेबल होगा तो मैं यहाँ पे अटैच भी करा दूंगा। इस किताब को आप लोग खरीद सकते हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के एनईपी पॉलिसी के अकॉर्डिंग अच्छे से कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है और इसको आप लोग इजीली पढ़ सकते हैं। ये तो बात हुई किताब की। अब बात करते हैं आपका जो सीजी सब्जेक्ट है। सीजी सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सीजी सब्जेक्ट का मतलब होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, शॉर्ट एब्रीविएशन में इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। देखिए, कोई भी कंपनी है, जब किसी भी कंपनी को स्टेबलाइज्ड किया जाता है तो वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को लेकर के स्टेबलाइज्ड किया जाता है। यानी एक कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि इस ऑब्जेक्टिव को कंपनी को अचीव करना है, जिसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट फैक्टर भी होता है, उसके बाद सोशल फैक्टर भी होते हैं। यानी कि कोई भी कंपनी है, उस कंपनी का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, जिस ऑब्जेक्टिव को कंपनी को क्या करना होता है, अचीव करना होता है। और इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कंपनी के अंदर जितने भी इंप्लॉइज काम करते हैं, मैनेजमेंट काम करता है, डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, सभी लोगों की एक ही टारगेट होता है कि जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव किया जा सके। अब कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें जो कंपनी को एक पर्टिकुलर तरीके से डायरेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा और डायरेक्शन के साथ साथ उस डायरेक्शन के ऊपर कंट्रोल भी रखना पड़ेगा। माने कोई भी कंपनी है, उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें 2 फैक्टर पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले
तो हमें कंपनी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देनी पड़ेगी। क्लियर है? डायरेक्शन के साथ माय डियर फ्रेंड्स कंट्रोल की भी बात आ गई है, कंपनी को कंट्रोल भी करना पड़ेगा। अब इन दोनों चीजों को अचीव करने के लिए, डायरेक्शन और कंट्रोल को अचीव करने के लिए हमने क्या किए हैं, कुछ रूल्स बना दिए हैं, कुछ प्रोसेसेस बना दिए हैं, कुछ नीति नियम सिद्धांत बना दिए हैं, जिनके बिहा पे हम लोग किसी भी कंपनी को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं और किसी भी कंपनी को कंट्रोल कर सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, ये जो सेट ऑफ रूल्स है, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं को हम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं। यानी कि अपने आप में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मीनिंग क्या होता है, अगर आप लोग बेसिक डेफिनेशन की बात करेंगे तो सिस्टम ऑफ रूल्स की हम लोग बात कर रहे हैं। काफी बेसिक डेफिनेशन है, अगर बुनियादी तौर पे आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी ध्यान दे लिया ना, तो बड़े प्यार से माय डियर फ्रेंड्स आप लोग इन चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है ना? क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, इस बात पर आप लोगों को जरूर गौर फरमाना है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा है सेट ऑफ रूल्स, माने कुछ रूल्स का सेट है। अलोंग विद माय डियर फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल, कुछ नीति नियम सिद्धांत, कुछ प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सेकंड शब्द क्या आएगा हमारे पास, प्रैक्टिसेस आ जाएंगी। एंड अपने पास कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं, ठीक है ना? क्या है हमारे पास, कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनका इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी कंपनी को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उनको डायरेक्ट करते हैं और साथ साथ कंट्रोल करते हैं, सच दैट की जो कंपनी है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। और माय डियर फ्रेंड्स, ये सेट ऑफ रूल्स और प्रैक्टिसेस और जो प्रोसेस है ना, यही क्या कहलाते हैं, इनको ही माय डियर फ्रेंड्स हम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नाम से जानते हैं। और कंबाइंड डेफिनेशन के अंदर आपको चार चीजों पर जरूर गौर फरमाना है। सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स हम लोग मैनेजमेंट की बात करेंगे, माने कंपनी के अंदर जो आपका सबसे पहले किसका जिक्र आता है, आपके मैनेजमेंट का जिक्र आता है। सेकंड नंबर पे हम लोग बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर की बात करने वाले हैं, इस बात को आपको ख्याल में रखना है। ठीक है? तो आप लोग क्या कहेंगे, सर आप लोग कहने वाले हैं बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। क्लियर है? बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर के बाद हम लोग शेयर होल्डर्स की बात करने वाले हैं, जिनका भी कंपनी के अंदर शेयर है, जो शेयर होल्डर्स है। इसके बाद चौथा क्या रहेगा माय डियर फ्रेंड, चौथा रहेगा अदर स्टेक होल्डर्स। ये काफी इंपॉर्टेंट शब्द है, यही आपका डिफरेंशिएटिंग वर्ड रहेगा आगे जाके, इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। हम लोग क्या कहेंगे, आपका अदर स्टेक होल्डर। ठीक है ना? ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इन सब के बीच में एक रिलेशनशिप सेटअप रहे, इन सब के बीच में एक फेयरनेस, एक ट्रांसपेरेंसी, एक अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहे। ये सब काम किसकी वजह से किया जाएगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से किया जाएगा। इनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अगर आप लोग मोटा मोटा डिफाइन करना चाहे तो क्या कह सकते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को हम लोग कह सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स की कॉर्पोरेट गवर्नेंस अपने आप में, अगर आप लोग डेफिनेशन की बात करते हैं तो सिस्टम ऑफ रूल रहने वाला है। यहां पर आप लोग प्रैक्टिसेस को इंक्लूड करके चलेंगे एंड प्रोसेसेस को इंक्लूड करके चलेंगे। ये तीनों बातें मैंने आपको बताई, सिस्टम ऑफ रूल्स हो गया, प्रैक्टिसेस हो गया और क्या हो गया, प्रोसेसेस हो गया, बाय विच अ कंपनी, ध्यान दीजिएगा, किसी भी कंपनी को डायरेक्ट किया जाता है। ये देखिए वही शब्द है डायरेक्शन वाला, एंड उसको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। समझ में आया? यानी कि सिस्टम ऑफ रूल्स, प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेसेस बाय विच ए कंपनी इज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल, किसी भी कंपनी को डायरेक्ट किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है। इनको क्या बोलते हो माय डियर फ्रेंड्स, इनको कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नाम से जाना जाता है। यानी नीति नियम सिद्धांत, कुछ रूल्स, कुछ प्रोसेसेस, कुछ ऐसी प्रक्रियाएं जिनके बिहा पे हम किसी भी कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कंपनी को कंट्रोल कर सकते हैं और डायरेक्शन देते हैं, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन का सिस्टम या सेट क्या कहलाता है माय डियर फ्रेंड्स, आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहलाता है। ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है, दो इंपॉर्टेंट शब्द है। क्या है दो इंपॉर्टेंट शब्द, क्या है, अभी अभी मैंने बताया, इन चारों फैक्टर पर आपको गौर फरमाना है। इन सब के अंदर अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दो इंपॉर्टेंट शब्द मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला तो आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। क्लियर है? आप लोग क्या कहेंगे, सबसे पहला शब्द क्या है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस में रिलेशनशिप। ठीक है ना? इन सब का आपकी कंपनी के साथ किस तरीके का रिलेशनशिप रहेगा या रिलेशन रहेगा, ये भी कौन डिफाइन करेगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिफाइन करेगा। अलग अलग इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, इन सब का आइडेंटिटी, इनका जो डिक्लेरेशन है ये भी कौन करने वाला है, आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस करने वाला है। यानी कि इन शॉर्ट में
हमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, कंपनी को डायरेक्शन और कंट्रोल करने के लिए जिन भी सेट ऑफ रूल्स, प्रैक्टिसेस और प्रोसेसेस का इस्तेमाल करते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहलाते हैं। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस अपने आप में जो आपका मैनेजमेंट है, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर है, शेयर होल्डर्स है एंड स्टेक होल्डर्स है, उनके रिलेशनशिप को कंपनी के साथ डिफाइन करता है, मेंटेन करके रखता है और यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर को भी डिफाइन करता है। और साथ साथ 4 पिलर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रहते हैं, जहां पे सबसे पहले हम लोग अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, फेयरनेस की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं और यहां पे हम लोग फेयरनेस की बात करते हैं। तो चारों फैक्टर को आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी के लिए आप लोगों को केवल डेफिनेशन को मैंने डिकोड करके बताया है कि डेफिनेशन का अपना एक बेसिक मीनिंग क्या रहने वाला है। तो यही बात यहां पे लिखी हुई है, इट इज डिफाइन द रिलेशनशिप। माय डियर फ्रेंड्स, ये किसको डिफाइन करता है? रिलेशनशिप को डिफाइन करता है एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करता है। किन किन के बीच में? अमंग द कंपनीज मैनेजमेंट, कंपनी के मैनेजमेंट के बीच में, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर के बीच में, शेयर होल्डर्स के बीच में एंड अदर स्टेक होल्डर्स के बीच में। याद रखिएगा मैंने अभी अभी क्या बताया, ये जो शब्द है ना ये डिफरेंशिएटिंग वर्ड है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 2 बुनियादी डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं जिनको आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड किया गया है। जहां पर पहला नाम माय डियर फ्रेंड्स हमारा ओईसीडी का आएगा। देखिए बहुत कारगर डेफिनेशन है आपका ओईसीडी की डेफिनेशन, अभी बताऊंगा इसका क्या मीनिंग होता है। अलग अलग से अगर आप लोग देखेंगे, दूसरा नाम हमारे पास किसका है अगर आप लोग देखेंगे ना, तो कैडबरी कमेटी, यूके की थी ये जो कमेटी थी, इसको आप लोग क्या कहते हो? इसको आप लोग कहते हो कैडबरी कमेटी। कमेटी की स्पेलिंग देख लीजिएगा, COMITTE, ठीक है ना, यूके की कमेटी थी। तो इन दोनों के बीच में बुनियादी तौर पे इनकी डेफिनेशन के बीच में अगर कोई डिफरेंशिएटिंग वर्ड था तो वो क्या था? मैंने अभी अभी बताया, अदर स्टेक होल्डर। यानी कि ऊपर वाली और नीचे वाली डेफिनेशन में क्या है? एक ही शब्द का जो डिफरेंस है वो क्या है? आपका अदर स्टेक होल्डर का डिफरेंस है। इस बात को आपको अपने ख्याल में और अपने जहन में रखना है, ठीक है। अभी इसको डिकोड करने वाले हैं, अच्छे से डिटेल में समझेंगे तो आपको क्लैरिटी होगा। अभी तक कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मोटा मोटा क्या रहता है, ठीक है। एंड प्रोवाइड द फ्रेमवर्क, ये क्या प्रोवाइड करता है? फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर अचीविंग, देखिए लिखा हुआ है ना, द कंपनीज ऑब्जेक्टिव, कंपनी के ऑब्जेक्टिव को, व्हाइल एंश्योरिंग, मैंने बताया था ट्रांसपेरेंसी को एंश्योर करना है, अकाउंटेबिलिटी को एंश्योर करना है, फेयरनेस को एंश्योर करना है एंड एथिकल कंडक्ट को एंश्योर करना है। समझ में आया? तो दिस इज ओवरऑल डेफिनेशन। अगर आप लोगों को ये समझना है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है तो ये डेफिनेशन, ये अकेली परिभाषा मोर देन सफिशिएंट रहने वाली है। अब इसके आगे हम लोग कैडबरी कमेटी की डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके आगे हम लोग ओईसीडी की डेफिनेशन को देखेंगे और दोनों की अपनी एक लिमिटेशन है। एक ने आपका अदर स्टेक होल्डर को ऐड कर दिया डेफिनेशन के अंदर और कहीं ना कहीं जो उसका एक तरीके से कंक्लूजन है वो सेम डेफिनेशन निकल के आता है। तो एज ए ग्रेजुएशन स्टूडेंट जब आप इस सब्जेक्ट को उठा के प्रिपेयर करते हैं तो आपको एक क्लैरिटी होना चाहिए कि सर जो आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक परफेक्ट डेफिनेशन यहाँ पे क्या रहने वाला है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस अपने आप में सिस्टम ऑफ रूल्स हैं, प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेसेस है बाय विच ए कंपनी इज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल। बहुत बेसिक मैंने बात बताई है। इसके अलावा यही कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिफाइन करता है रिलेशनशिप्स को एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द कंपनीज मैनेजमेंट, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर, स्टेक होल्डर, अदर स्टेक होल्डर्स एंड द शेयर होल्डर्स आल्सो प्रोवाइड द फ्रेमवर्क टू अचीव द कंपनीज ऑब्जेक्टिव while ensuring transparency, accountability, fairness and the ethical code of the conduct। इन सबको इंश्योर करने का काम किसका होता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का होता है। तो उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स आपको एक क्लैरिटी मिला होगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या कुछ आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मीनिंग रहने वाला है। अच्छा, आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने इनिशियल लेवल पे बताया। अगर आप लोग इस सेशन का पीडीएफ चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पे अपलोड करा दूंगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब मैंने बताया 2 बुनियादी डेफिनेशन को हमें पढ़ना है। कौन कौन सी डेफिनेशन है? एक तो मैंने बताया आपका कैडबरी कमेटी की डेफिनेशन है। यूके के अंदर 1992 में हमारा एक टाइटल रिपोर्ट आया था, यानी कि एक रिपोर्ट था जिसका टाइटल था द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। याद रखिएगा, द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये एक ऐसा रिपोर्ट था जिसका टाइटल है, ये रिपोर्ट का टाइटल है
ये रिपोर्ट किसने पब्लिश किया था? कैडबरी कमेटी यूनाइटेड किंगडम के अंदर है, उसने ये आपका एक डेफिनेशन दिया था। किस रिपोर्ट के अंदर? 1992 के अंदर। उस रिपोर्ट का टाइटल था फिनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, इन्होंने एक बेसिक डेफिनेशन दिया था कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, जहां पर इन्होंने क्या बताया? जहां पर इन्होंने बताया एक ऐसा सिस्टम होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस जिसका इस्तेमाल करके हम लोग कंपनीज को डायरेक्ट करते हैं, अलोंग विद हम लोग कंट्रोल करते हैं। ये आधी अधूरी डेफिनेशन है, इसकी पूरा जो एक्सप्लेनेशन है हम लोग पीछे देख चुके हैं। ये सिस्टम ऑफ रूल्स होता है, सिस्टम ऑफ प्रैक्टिसेस होता है और सिस्टम ऑफ प्रोसेसेस होता है, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग कंपनीज को डायरेक्ट और कंट्रोल करते हैं। और इसके आगे भी मैंने बताया, अपने जितने भी बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर है, कंपनी के मैनेजमेंट है और कंपनी के अंदर शेयर होल्डर है और अदर स्टेक होल्डर है, उनकी रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिलेशनशिप को भी यही कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिफाइन करता है विद द फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी एंड एक फैक्टर क्या था आपका जिसको आप लोग ट्रांसपेरेंसी एंड द एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, इसको आपको अपने ख्याल में और जहन में रखना है। वैसे क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में पूछा नहीं जाता है, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कैडबरी कमेटी रिपोर्ट 1992 के अकॉर्डिंग क्या कंक्लूजन निकल के आया था ये आपको समझना है। क्लियर? तो ये आपको थोड़ा क्लियर रहा होगा। हमने किसकी बात की है माय डियर फ्रेंड्स? हम लोगों ने कैडबरी कमेटी की बात की है। ठीक है, ये आपको थोड़ा याद रखना है। हमने किसकी बात की है? कैडबरी कमेटी की बात की है। और ये कहां की कमेटी थी? यूनाइटेड किंगडम की कमेटी थी। इन्होंने 1992 में जो एक अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसका टाइटल था द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसके अकॉर्डिंग ये वाली डेफिनेशन राउंड फिगर में एक डेफिनेशन का कंक्लूजन निकल के आता है। क्लियर? तो आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी कि बेसिक पैरामीटर है। अब हम बात करने वाले हैं ओईसीडी की डेफिनेशन। देखिए यहां पे काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मानी जाती है ओईसीडी की डेफिनेशन। अब ओईसीडी जो आपका डिपार्टमेंट है, इसका जो फुल फॉर्म है एग्जैक्टली मेरे दिमाग से निकल गया है, आप लोग एक बार गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ओईसीडी की जो डेफिनेशन है ना, वो काफी हद तक हमने जो डेफिनेशन इनिशियल लेवल पे दी थी ना, उसके साथ रिजेंबल होती है। जो ओवरऑल डेफिनेशन आप लोग देते हैं उसके साथ कौन सी डेफिनेशन रिजेंबल होती है? ओईसीडी की डेफिनेशन रिजेंबल होती है। अब ये क्या कहता है, ध्यान से समझना। ओईसीडी की डेफिनेशन कहती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन्वॉल्व करके चलता है अ सेट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ए कंपनीज मैनेजमेंट, किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट के बीच में, उसके बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर के बीच में, उसके शेयर होल्डर्स के बीच में और उसके स्टेक होल्डर्स के बीच में, है ना। ये एक आपकी बेसिक डेफिनेशन है, यानी कि इन सब कंपनीज के मैनेजमेंट, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर के बीच में क्या एक तरीके से रिलेशनशिप रहेगा, ये कहां पे इन्वॉल्व होता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर इन्वॉल्व होता है। आगे देखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस आल्सो प्रोवाइड द स्ट्रक्चर थ्रू विच, यानी कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? कंपनीज के ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं? अचीव करते हैं। कंपनी आर सेट एंड द मीन्स ऑफ अटेनिंग दोज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, वही सेम बात है। एंड द मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मेंस आर डिटरमाइंड, वही मॉनिटरिंग और परफॉर्मेंस का मतलब वही डायरेक्शन और कंट्रोल वाला मामला आ गया। ठीक है, तो बहुत बेसिक डेफिनेशन है, इसको एक बार आप लोग रीड करेंगे ना तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। इन शॉर्ट में कैडबरी कमेटी यूनाइटेड किंगडम 1992 की रिपोर्ट आपको पढ़नी है, उसका कंक्लूजन आपको देना है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को समझाने के लिए हमें ओईसीडी की डेफिनेशन को भी यहां पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अगर आप लोग देखेंगे ओईसीडी की डेफिनेशन अगर आप लोग देते हैं तो ओईसीडी का अगर फुल फॉर्म मेरे को दिखता है तो मैं अभी आपको बता देता हूं। ओईसीडी का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। 2023 में ये डेफिनेशन आई थी, इसको आपको थोड़ा अपने ख्याल में और जहन में रखना है। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी ये जो आपका ओ का मतलब क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, आप लोग क्या कहेंगे? ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोनॉमिक। ई का मतलब क्या होता है? आपका इकोनॉमिक होता है। सी का मतलब होता है कोऑपरेशन। ठीक है ना, ये आपको थोड़ा याद रखना है। एंड दो आगे क्या होता है? डी का मतलब होता है डेवलपमेंट। और ये कब आया था? ये आपका डेफिनेशन 2013 में दिया गया है अकॉर्डिंग टू दिस बुक। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। इसको आप लोग ये भी कह सकते हैं, डेफिनेशन को आप लोग क्या कह सकते हैं? ओईसीडी 2013 की डेफिनेशन ये है। क्लियर? और इससे पहले जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी वो कब की थी? वो 1992 की रिपोर्ट आई थी। यूनाइटेड किंगडम में एक कमेटी है जिसको आप लोग कैडबरी कमेटी के नाम से जानते हैं। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको एक क्लैरिटी मिला होगा और आपको एक बात समझ में आ गई होगी ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पूरा मामला मोटा मोटा क्या रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बेसिकली जो आपके कंपनी के मैनेजमेंट की बात करेंगे, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर्स की बात करेंगे, इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, इनका रिलेशनशिप कंपनी के साथ क्या रहेगा, इस मुद्दे पर बात करेंगे। कंपनी के ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है विद द फैक्टर ऑफ द ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस एंड एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट के बिहा पे इस मुद्दे पर भी हमारा पूरा का पूरा कंसंट्रेशन और फोकस रहेगा। ठीक है, चलिए आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब कुछ बातें हैं जिनका जवाब आप लोग बिना पढ़े भी दे सकते हैं। इतनी बातें अगर आपने सुन ली मेरी तो अभी आप लोग इसका जवाब देने में कैपेबल हो सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नीड्स एंड द बेनिफिट ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सीजी की नीड्स क्या है और आपको बताना है बेनिफिट क्या है। अगर आप लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं तो देखिए मैंने बताया ना, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस एंड द एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को अगर आपको इंप्लीमेंट करना है तो हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जरूरत पड़ेगी। तो एक तो पॉइंट ये हो सकता है। वैसे अगर आप लोग नीड्स की जरूरत की बात करते हैं ना तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं हमें स्टेक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। और शेयर होल्डर का इंटरेस्ट तब तक प्रोटेक्ट नहीं होगा जब तक उसको कंपनी के ऊपर भरोसा ना हो। कंपनी के ऊपर भरोसा जब तक नहीं होगा जब तक कंपनी की अपनी गुडविल ना हो, और कंपनी की अपनी गुडविल जब तक नहीं बन सकती है जब तक वो एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को ना फॉलो करे, अकाउंटेबिलिटी को फॉलो ना करे, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम ना करे, तो तब तक ये सारी चीजें करीब करीब इम्पॉसिबल रहती है। और इन सब के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। दैट्स व्हाई दिस इज अ नीड ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, अगर आप लोग आगे बात करते हैं, मैंने बता ही दिया ट्रांसपेरेंसी के लिए और आपका अकाउंटेबिलिटी के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जरूरत पड़ती है। अच्छा, फ्रॉड से अगर आपको बचना है ऑब्वियस सी बात है, और मिस मैनेजमेंट से अगर आपको बचना है तो इस केस में भी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सीजी की जरूरत पड़ेगी। आगे अगर आप लोग देखेंगे एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, अगर आप लोग एफिशिएंट मैनेजमेंट करना चाहते हैं और डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर केस में भी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सीजी की जरूरत पड़ेगी। और ये तो मैं बता ही चुका हूं, कंप्लायंस इज विद लॉ। ठीक है ना, मैंने बताया ना एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, एंड रेगुलेशन। अगर आप लोग नीति नियम सिद्धांत के साथ, अगर आप कानून के साथ काम करेंगे यानी कि कानून के दायरे में रह करके काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बेनिफिशियल रहेगा और इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को गेन करने में काफी हद तक हेल्प करेगा। तो यहाँ पे मेरे को नहीं लगता कोई ज्यादा हमें भाई समझने वाली बात है, बेसिक पॉइंट है, इनको अगर आप एक बार रीड कर लेंगे ना तो आप लोग डेफिनेटली इसके साथ टैकल कर पाएंगे। अब थोड़ा आगे चलते हैं बेनिफिट्स। बेनिफिट्स के अंदर क्या है, मैंने अभी भी बताया था। बेनिफिट्स की अगर आप लोग बात करते हैं, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है, यहाँ पे आपकी ब्रांड की रेपुटेशन और ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है, मैंने बताया था अभी अभी। ठीक है ना, लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाता है, यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट कम हो जाता है या रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है, रिस्क कम हो जाता है, सस्टेनेबल ग्रोथ आपको देखने को मिलती है, बेटर शेयर होल्डर रिलेशनशिप यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ये सारे ही पॉइंट का ऑब्जेक्टिव सीजी होता है ना, यानी कि सीजी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सारे पॉइंट्स होते हैं, हम लोग पढ़ के आए हैं अभी अभी, तो आपको एक क्लैरिटी होगा। ठीक है, तो आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी, एक बेसिक क्लैरिटी आपको मिला होगा। पानी देना एक बार, ठीक है ना, समझ में आई इतनी बातें। तो आई होप कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, हमने समझा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अपना मीनिंग क्या होता है, दो अलग अलग कमेटियां हैं जिनकी डेफिनेशन को हम लोगों ने डिकोड किया। ठीक है ना, जहां पे सबसे पहली यूनाइटेड किंगडम की एक 1992 के अंदर रिपोर्ट आई, ठीक है ना, कैडबरी कमेटी की थ्रू, उसकी डेफिनेशन को हम लोगों ने देखा, और उसके बाद OECD 2023 की डेफिनेशन को हम लोगों ने डिकोड किया। ओके चलिए अब आगे चलते हैं। नीड्स को हम लोगों ने समझ लिया है, नीड्स क्या होती है, बेसिक है, यहाँ पे ग्रेजुएशन में हो आप लोग तो इतना पढ़ के भी आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आप लोग यहाँ पे करेंगे ना, किन प्रिंसिपल्स के ऊपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑपरेट होता है, यानी कि अगर आप लोगों से कोई पूछे, अगर आप लोग सीजी की बात करते हैं और सीजी के पिलर्स को एक्सप्लेन कीजिए, किसकी बात कर रहा हूं मैं, पिलर्स को एक्सप्लेन कीजिए, या फिर जो अगर आप लोग सीजी के प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है ना, किन सिद्धांतों के ऊपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस काम करता है। तो पिलर्स की बात कर लीजिए,
या फिर आप लोग प्रिंसिपल्स की बात कर लीजिए। आपको अपने जहन में रखना है सर, टोटल 4 प्रिंसिपल होते हैं, 4 पिलर होते हैं जिनके ऊपर आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस वर्क करता है। अभी अभी मैंने आपको बताया। सबसे पहले हमने किसकी बात की है? सबसे पहले हम लोगों ने ट्रांसपेरेंसी की बात की है, जो पहला फैक्टर है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंसी कह देंगे पहला फैक्टर, पहला पिलर, पहला प्रिंसिपल। दूसरा क्या कह दोगे आप लोग ट्रांसपेरेंसी के बाद? अकाउंटेबिलिटी। ठीक है ना, ये क्या है? आपका दूसरा प्रिंसिपल है, तो आप लोग क्या कह देंगे? सर दिस इज द अकाउंटेबिलिटी। तीसरा फैक्टर रहेगा माय डियर फ्रेंड्स फेयरनेस। आप लोग क्या कहेंगे? तीसरा फैक्टर क्या रहता है? आपका फेयरनेस रहता है। और चौथा फैक्टर रहेगा इंडिपेंडेंसी। क्लियर है? ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ये अभी क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, इस मुद्दे पर अभी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन 4 प्रिंसिपल हैं जिनके बिहा पे पूरा का पूरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑपरेट होता है, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है, या 4 पिलर्स है जिनके ऊपर पूरा का पूरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस काम करता है। ये चारों पिलर आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। पहला पिलर आपका ट्रांसपेरेंसी है। अब ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है? पारदर्शिता। जितना पारदर्शी आपका सिस्टम रहेगा, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस उतना ही गेन कर पाएंगे। ठीक है ना, उतनी ही रेपुटेशन ब्रांड की बिल होगी, उतना ही उसका ब्रांड वैल्यू बिल्ड होगा। ठीक है ना, यानी आप लोग ये कह सकते हैं ट्रांसपेरेंसी के अंदर टाइमली, एक्यूरेट एंड द क्लियर डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आती है। क्लियर? ट्रांसपेरेंसी के अंदर क्या होता है? हमें एकदम सही समय के साथ, यानी कि टाइमली, एक्यूरेट और क्लियर डिस्क्लोजर देना है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। तो ये आपका पहला पिलर है, पहला प्रिंसिपल है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। दूसरा, अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोग बिल्ड करते हैं ट्रस्ट अमंग द शेयर होल्डर एंड द स्टेक होल्डर। मैंने बता दिया था ये बात। आप शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट क्या कर पाते हैं? बिल्ड कर पाते हैं। अगर आपकी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि अगर आपके सिस्टम के अंदर, आपकी कंपनी के अंदर ट्रांसपेरेंसी है, तो आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग कह सकते हैं आप एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर के बीच में। अब अगर आप लोग सेकंड फैक्टर की बात करते हैं तो वो होता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी सेकंड प्रिंसिपल है। यहां पे देखिएगा, मैनेजमेंट एंड द बोर्ड्स आर अदर आंसरेबल फॉर देयर डिसीजन एंड द एक्शन। अकाउंटेबिलिटी का मतलब जिम्मेदार कौन? कोई भी चीज अच्छी होती है, कोई भी चीज खराब होती है, कोई भी चीज सही होती है, कोई भी चीज गलत होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसके लिए 2 लोगों की जिम्मेदारी तय की गई है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर। एक तो मैनेजमेंट जिम्मेदार होगा, एक आपके बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर आंसरेबल होंगे। ठीक है ना, क्योंकि इन्हीं के हाथ में ओवरऑल कंपनी की पावर होती है। अब एंश्योर प्रॉपर यूज ऑफ द कंपनीज रिसोर्सेज। अगर आप लोग अकाउंटेबल हैं, अकाउंटेबिलिटी अगर आपके सिस्टम के अंदर है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉपर जो आपके रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइजेशन होगा। और अगर आप लोग तीसरे सिस्टम की बात करते हैं, ये होता है फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब बराबरी का अधिकार, माने इक्वल ट्रीटमेंट आपको करना है, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ द ऑल शेयर होल्डर्स। ठीक है ना, इंक्लूडिंग माइनॉरिटी एंड फॉरेन शेयर होल्डर्स। क्लियर है? चाहे आप फॉरेन शेयर होल्डर्स की बात कर लीजिए, चाहे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की बात कर लीजिए, कोई भी शेयर होल्डर्स हो, सबको इक्वल ट्रीटमेंट अगर मिलता है तो वो आपके फेयरनेस के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आता है। यहां पे होता क्या है? इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, इस पिलर के अकॉर्डिंग हम शेयर होल्डर के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। समझ में आया? तो 3 प्रिंसिपल हमने पढ़े हैं, 3 पिलर पढ़े हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। ट्रांसपेरेंसी को हम लोगों ने पढ़ा है, अकाउंटेबिलिटी को हम लोगों ने पढ़ा है, और फेयरनेस को हम लोगों ने पढ़ा है। अब आगे अगर आप लोग चलते हैं तो आगे आता है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंस डायरेक्टर्स एंश्योर अनबायस्ड डिसीजन मेकिंग। यानी कि एक तो आपके डायरेक्टर ऐसे हैं जो डिपेंड करते हैं, तो मानिए उनका वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर पे डिपेंड करेंगे, और अगर वो डिपेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका डिसीजन मेकिंग बायस्ड हो जाएगा, एक तरीके पे झुकाव हो जाएगा। और अगर वो आपका इंडिपेंडेंट है तो वो अनबायस्ड डिसीजन ले सकता है। इससे होगा क्या? प्रिवेंट डोमिनेंसी बाय द प्रमोटर और द मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट और प्रमोटर्स की डोमिनेंसी को क्या किया जा सकता है? उससे प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो 4 प्रिंसिपल हैं या 4 पिलर से कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। सबसे पहले आप लोग कहेंगे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस एंड द इंडिपेंडेंसी। इन चारों को आपको अच्छे से याद कर लेना है, अक्सर सवाल यहां से पूछा जाता है।
ठीक है। आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होगी। अब जो मैंने आपको 4 शब्द आपको दिए थे इनिशियल लेवल पे, जहां पर हम लोगों ने किसकी बात की थी, अगर आपको याद हो, मैनेजमेंट की बात की थी, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर की बात की थी, शेयर होल्डर्स की बात की थी और स्टेक होल्डर्स की बात की थी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रोस्पेक्टिव में एक बार थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, समझ लेते हैं इनका अपना एक क्या मीनिंग होता है, यहाँ पे इनका क्या कुछ काम होता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पे मैंने एक चार्ट बनवा दिया है, जिसको अगर आप लोग देख करके भी समझ सकते हैं। सबसे पहले आता है आपका शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का काम क्या होता है, सबसे पहले ये समझे। कोई भी शेयर होल्डर है, उस शेयर होल्डर के पास पावर होती है। शेयर होल्डर का मतलब जो कंपनी के अंदर कैपिटल को इंट्रोड्यूस करता है, यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, कोई भी आपके पास कंपनी है, क्लियर, आप लोग किसकी बात करें, किसी भी कंपनी की बात कर रहे हैं, तो उस कंपनी के अंदर माय डियर फ्रेंड जो कैपिटल आती है, कैपिटल लगा होता है, वो कैपिटल कौन प्रोवाइड करता है, शेयर होल्डर प्रोवाइड करता है। और यहां पर जो आपके शेयर होल्डर है उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं और मेजोरिटी वोटिंग राइट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत की बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मेजोरिटी ऑफ द वोटिंग राइट्स होते हैं, माने पावर कहीं ना कहीं वोट करने की जो पावर है वो शेयर होल्डर्स के पास होती है। शेयर होल्डर कैपिटल प्रोवाइड करते हैं किसी भी कंपनी के लिए, और शेयर होल्डर के पास ये राइट भी होता है कि वो कहीं ना कहीं बीओडी, बीओडी का मतलब क्या होता है, ये वाला बीओडी का मतलब होता है बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट कौन करता है, उनका चुनाव कौन करता है, शेयर होल्डर्स, यानी कि शेयर होल्डर किसको इलेक्ट करते हैं, आपके बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट करते हैं। तो यहां पे शेयर होल्डर का क्या क्या काम हो गया, ये कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, ये मेजर इश्यूज के लिए वोट इनके पास होता है, और ये क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर को। अब बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर के पास अलग अलग पावर्स होती है, जैसे आप लोग क्या कह सकते हैं, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर पॉलिसीज सेट करते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, आपकी पॉलिसीज सेट करते हैं। अलोंग विद आपको ध्यान देना है, ये क्या करते हैं, ओवरसीज करते हैं परफॉर्मेंस को, पॉलिसीज सेट करते हैं, ओवरसीज करते हैं परफॉर्मेंस को, इंश्योर करते हैं गवर्नमेंट को, ताकि वो प्रोटेक्ट करे किसको, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को और स्टेक होल्डर्स को, ठीक है ना, यानी कि शेयर होल्डर के और स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम भी किसके ऊपर होता है, बीओडी, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर के ऊपर होता है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही है जो पॉलिसी को बनाता है और ओवरसीज करता है परफॉर्मेंस को, ठीक है। और बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट कौन करता है, शेयर होल्डर, ठीक है। अब बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर के पास पावर होती है कि ये अपॉइंट कर सके, किसको अपॉइंट कर सके, मैनेजमेंट को। तो जो मैनेजमेंट बनता है उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर करते हैं। और जो पॉलिसीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मिंट बनाया है, उन पॉलिसीज का इंप्लीमेंटेशन का काम, यानी कि मैनेजमेंट का मेन काम क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन, क्लियर है, क्या होता है आपका इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन कौन करवाता है, मैनेजमेंट कराता है। ये जो पॉलिसीज बनी है, ये जो आपके पास स्ट्रेटजीज बनी है, ठीक है ना, आप लोग क्या कहेंगे, ये जो स्ट्रेटजी बनी है, इन सब के ऊपर इंप्लीमेंट एग्जीक्यूशन कराने का काम किसका होता है, मैनेजमेंट का होता है। यानी हम लोग क्या कह सकते हैं, मैनेजमेंट एग्जीक्यूट कराता है स्ट्रेटजी को। जितने भी डेली ऑपरेशंस होते हैं, डे टू डे एक्टिविटी होती है ना, या डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, उन सबको कराने की जिम्मेदारी किनकी होती है, मैनेजमेंट की होती है, आप लोग कह सकते हैं। और ये मैनेज करते हैं रिसोर्सेज को। अब रिसोर्सेज के अंदर क्या आता है, देखिए, अगर आप लोग कहते हैं रिसोर्सेज के अंदर अलग अलग रिसोर्सेज आते हैं, ठीक है, आपके एसेट्स भी आ जाते हैं, एचआर ह्यूमन रिसोर्सेज भी आ जाते हैं, ठीक है, आपके एसेट्स भी आ जाते हैं, अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज हैं। जितने भी रिसोर्सेज है इन सबको मैनेज करने का काम भी किसका होता है, मैनेजमेंट का होता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा समझना है कि जब भी आप लोग सीजी एंड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सीजी और मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले नंबर पे शेयर होल्डर्स आता है। इनके पास पावर होती है, ये इलेक्ट करते हैं बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर को। बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर के पास पावर होती है, अपॉइंट करते हैं मैनेजमेंट को। सबका अपना अपना वर्क है जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, मैंने समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैनेजमेंट के बीच में और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बीच में, सीजी के बीच में एक कंपैरिजन मैंने डिटेल में किया हुआ है। सबसे पहले मीनिंग की अगर आप लोग बात करते हैं ना, तो क्या कहेंगे, मीनिंग के अंदर हम लोग कहेंगे सिस्टम बाय विच ए कंपनीज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, कंपनी को डायरेक्ट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए जिस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है। मैनेजमेंट का मतलब डे टू डे एक्टिविटी को मैनेज करना, स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करना, ये क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। तो आप लोग क्या कहेंगे, प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग डे टू डे
बिजनेस एक्टिविटी, ये क्या कहलाता है? मैनेजमेंट कहलाता है। वहीं अगर आप लोग फोकस की बात करते हैं तो आपका जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ये पॉलिसीज बनाने में, ओवरसाइट करने में, कंट्रोल करने में इसका फोकस रहता है। मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन और इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज, इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। मेन रोल की अगर आप लोग बात करते हैं, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एंड द सुपरविजन का काम होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर। यहाँ पे ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड द एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। क्लियर? तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, अथॉरिटी अगर आप लोग बात करते हैं, यहाँ पे बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर होते हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट एंड मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटर होते हैं। नेचर की बात कीजिए, डिसीजन लेवल की बात कीजिए, ऑब्जेक्टिव की बात कीजिए, अकाउंटेबिलिटी की बात कीजिए, टाइम होरिजोन और एग्जाम्पल की बात कीजिए। बेसिक पॉइंट है, एक बार गो थ्रो करेंगे चीजें आपको समझ में आएंगी, बड़े आराम से, बड़े प्यार से आप लोग इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है? तो ये कई बार पूछ लिया जाता है पेपर के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको बताना है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का और मैनेजमेंट का अपना मीनिंग क्या होता है, दोनों किस तरीके से एक दूसरे से जुदा जुदा है, कैसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। ठीक है? आई होप क्लैरिटी मिला होगा। तो ये आपका ओवरऑल क्या है, पहला यूनिट है, पहला यूनिट नहीं बोलूंगा, सॉरी, पहला चैप्टर है जिसको आप लोग कहते हैं इंट्रोडक्शन टू द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जहां पर सवाल हम लोगों ने समझा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड किया, कैडबरी कमेटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग और हमने ओईसीडी की 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डेफिनेशन को डिकोड किया है। नीड्स और बेनिफिट को हम लोगों ने समझा है, इंपॉर्टेंस को हम लोगों ने समझा है, शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर्स, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर, इन सब की पावर्स को हम लोगों ने समझा है, और मैनेजमेंट के और आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये मैंने आपको टेबुलर फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया है, जिसको आप लोग डेफिनेटली अच्छे से अंडरस्टैंड करके, लर्न करके, मेमोराइज करके अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर जा सकते हैं। और मार्क माय वर्ड्स, आपके पहले चैप्टर के अंदर इससे बाहर कोई सवाल नहीं पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं, जिनका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। कई बार ये सवाल आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है? जैसे ये सिंपल है, आपका एक एग्जाम्पल के थ्रू केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। ये वाला क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, इसके बेनिफिट्स आपको बताने हैं, ये आपको बेसिक क्वेश्चन पूछा गया, मैंने पढ़ा दिया अभी। मेजर कंपोनेंट्स एंड द बेनिफिट ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कंपोनेंट का मतलब आप लोग मान के चले ये किसकी बात कर रहा है, पिलर्स की बात कर रहा है। ठीक है? किसकी बात कर रहा है, पिलर्स की बात कर रहा है, या आप लोग कह सकते हैं ये प्रिंसिपल की बात कर रहा है। ठीक है? तो बहुत बेसिक चीजें हैं माय डियर फ्रेंड्स, जिनको आपको याद करना है। तो देखिए इस तरीके के सवाल ही आपके पेपर के अंदर पूछे गए हैं। ये पिछले कुछ सालों के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में लेके आया हूं, इससे बाहर कुछ आपसे पूछा नहीं गया है, और जो पूछा गया है माय डियर फ्रेंड्स वो सारा मैंने आज की वीडियो के अंदर पढ़ा दिया है। जो भी चीजें आपके सिलेबस के अंदर डाली गई हैं, स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप लोगों का ताल्लुकात किसी और यूनिवर्सिटी से है तो आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपका सेम सिलेबस है तो। बाकी उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स ये पहला लेक्चर आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़ा हुआ समझ में आया होगा, चीजें आपको क्लियर रही होंगी। चीजें क्लियर नहीं रही तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप लोग कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट करके बताइएगा। ये सेशन आपको कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, टिल दैट कीप लर्निंग।